हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी विद निराला यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मुझे आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम लेकर के आए हैं वाक्य की रचना और वाक्य के कौन कौन से बिंदु होते हैं उस पर हम बात करेंगे। और बिंदुओं पर बात करने से पहले आपको बताना चाहते हैं कि जो वीडियो लाने में जो विलम्ब हुआ है उसका कारण ये है कि मुझे डेंगू हो गया था। इस कारण से वीडियो नहीं आ पाई है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और बिंदुओं पर बात करने से पहले आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे हिंदी चैनल हिंदी विद निराला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए निरंतर मेहनत करते रहें। तो शुरुआत करते हैं। वाक्य रचना। वाक्य रचना तो इनके महत्वपूर्ण बिंदु दे रखे हैं और हमने आपको जब शब्द रचना कराई थी उसमें बता दिया था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। क्या होती है? वर्ण होती है। वर्णों के मेल से क्या बनता है? हम कहेंगे इसके मेल से क्या बनता है? शब्द बनता है। और शब्दों के मेल से क्या बनता है? हम कहेंगे इसके मेल से क्या बनेगा? वाक्य बनेगा। क्या बनेगा? वाक्य बनता है। तो शब्दों के सार्थक और व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहेंगे। क्या कहेंगे? वाक्य। यानी शब्दों का सार्थक, यानी इन उनमें अर्थ छुपा हुआ हो, और व्यवस्थित समूह को क्या कहेंगे? वाक्य कहेंगे। और इनके बिंदुओं पर बात करेंगे। ज़्यादा लंबी वीडियो ना खिंचे इसलिए हमने PDF बना रखी है। तो बात करेंगे बिंदुओं पर। वाक्य के महत्वपूर्ण बिंदु। वाक्य की रचना शब्दों के योग से होती है। हमने बताया कि शब्दों के यानी वर्णों के मेल से क्या बनता है? शब्द। शब्द के मेल से क्या बनता है? वाक्य। तो यहाँ दे रखा है वाक्य की रचना किससे होती है? रचना शब्दों के योग से होती है। वाक्य अपने आप में पूर्ण व स्वतंत्र होता है। वाक्य किसी न किसी भाव या विचार को पूर्णतः व्यक्त करता है। जब हम कोई बात आपसे कह रहे हैं तो वो एक किसके माध्यम से कहेंगे? एक वाक्य के माध्यम से। पूरी तरह से एक वाक्य बोलेंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यानी हम कहेंगे, हम कोई आपको एक उदाहरण दें कि सीता खाना खाती है, तो ये एक वाक्य हुआ। आपको हमने सीता के बारे में बताया कि सीता खाना खा रही है। आप समझ पाए, मैंने अपने भाव और विचार व्यक्त किए आपके सामने। ये क्या है? वाक्य। किससे कर पाए हम? वाक्य के माध्यम से कर पाए। बात करें वाक्य के महत्वपूर्ण तत्व। वाक्य के महत्वपूर्ण तत्व 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सार्थकता, योग्यता, अन्वय, आकांक्षा, निकटता और पदक्रम। ये 6 क्या होते हैं इस वाक्य के तत्व। अगर ये इनमें वाक्य में ये नहीं होंगे 6 के 6, तो हमारा वाक्य अर्थहीन होगा। वो हमें कोई उसका एक अर्थ नहीं देगा। तो इनका होना जरूरी है। वो कैसे? सार्थकता का क्या मतलब है बताते हैं। वाक्यों में सार्थक शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। सार्थक शब्दों का मतलब है अर्थयुक्त शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, जिससे कि हमें अर्थ के बारे में मालूम पड़े। निरर्थक शब्द वाक्यों को क्या बनाते हैं? दोषपूर्ण बना देते हैं। उनका कोई मतलब अर्थ नहीं होता, कोई मतलब किसी काम के नहीं होते वो। जब हम अर्थ नहीं निकाल पा रहे हैं, किसी का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं किसी वाक्य का, तो वाक्य हमारे मतलब का नहीं रहा। ऐसे ही योग्यता के बारे में बात करें। योग्यता के बारे में बात, वाक्य में प्रयुक्त शब्द ऐसे होने चाहिए जो प्रसंग के अनुसार
या किसी प्रसंग के अनुसार उसका ज्ञान कराएं। हमने कोई प्रसंग दे रखा, उसका ज्ञान हो हमें, ऐसी योग्यता होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि ऊट पटांग उसमें शब्द दे रखे हों और जिससे हमें कोई अर्थ ही मालूम ना हो, तो ऐसे शब्द उसमें नहीं होने चाहिए। ये योग्यता होती है उसकी। जैसे माना कि हमने कही संदीप आग से कपड़े धोता है, तो क्या ये अर्थयुक्त सार्थक है? कोई नहीं। जब हम आपसे ये कहेंगे कि संदीप आग से कपड़े धोता है, तो आपके मन मस्तिष्क में एक असमंजस की स्थिति पैदा हो जाएगी और आप सोचेंगे कि आग से कपड़े कैसे धोता है, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकला। आप सोचने पर मजबूर हो गए। तो ये क्या, इसकी योग्यता नहीं हुई वाक्य की कोई। अगर इसकी जगह संदीप आग की जगह क्या होता, साबुन होता, साबुन से कपड़े धोता है, तो आप जल्दी समझ जाते कि हाँ, आग से कपड़े धोए जाते हैं, तो ये इसकी योग्यता हुई। और ये आग से कपड़े धोता है, तो ये इसकी कोई योग्यता नहीं हुई। ऐसी दूसरा उदाहरण दें। अजय पानी से आग जलाता है, तो क्या पानी से आग जलाई जाती है? नहीं, पानी से आग बुझाई जाती है। ये इसकी कोई मतलब योग्यता नहीं हुई, समझ नहीं पाए, समझने में हमें कठिनाई हुई और हम असमंजस की स्थिति में पड़ गए इस वाक्य को पढ़ के या सुन करके। तो ये हमारे क्या, इसकी वाक्य की योग्यता नहीं है। इसका मतलब होता अजय पानी से आग क्या करता, बुझाता है, तब तो ठीक रहता, ये इसकी योग्यता हो जाती। ऐसे करके अब बात करते हैं अन्वय पे। अन्वय का शाब्दिक अर्थ होता है मूल। क्या होता है इसका? मूल। वाक्य में लिंग वचन काल आदि का क्रिया के साथ एक पारस्परिक संबंध निश्चित रूप से होना चाहिए। एक क्या होना चाहिए? संबंध होना चाहिए क्रिया के साथ। उदाहरण के माध्यम से आपको बताएंगे। जैसे सिद्धार्थ विद्यालय गया। सिद्धार्थ विद्यालय गया, यानी जो ये है कर्ता, क्या है? कर्ता सिद्धार्थ। क्रिया क्या है यहाँ? गया। पुल्लिंग यानी एक वचन है, पुल्लिंग एक वचन है। पुल्लिंग क्या है? एक वचन। हमने क्या बताया था आपको? हमने बताया था सिद्धार्थ विद्यालय, यानी ये क्या है? कर्ता है, ये क्या है? क्रिया है। तो इसका इससे क्या हुआ? संबंध हुआ। सिद्धार्थ गया। अगर यहाँ हम बहुवचन कर देते, गए, सिद्धार्थ गए, तो यहाँ क्या, इसका पारस्परिक संबंध नहीं हो पाता, निश्चित संबंध नहीं हो पाता, क्योंकि ये एक वचन है कर्ता और यहाँ बहुवचन हो जाता, क्रिया बहुवचन की हो जाती, तो यहाँ कोई संबंध नहीं रहता। अगर कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन में होनी चाहिए, और ये पुल्लिंग है कर्ता, तो क्रिया भी पुल्लिंग में ही होनी चाहिए। ये है इसका मतलब। बात करें आकांक्षा की। किसकी? आकांक्षा। वाक्य में प्रयुक्त शब्द एक दूसरे पर आश्रित होने चाहिए। एक पद को सुनने के बाद दूसरे पद को जानने की इच्छा को ही क्या कहेंगे? आकांक्षा। यानी कि हम जो वाक्य में
जो शब्द प्रयोग में ला रहे हैं वो एक दूसरे पर निर्भर होने चाहिए। एक पद को सुनने के बाद हमें दूसरे पद के जानने के लिए हमारे अंदर इच्छा जागृत हो जाए, वही क्या है, आकांक्षा। यदि वाक्य में आकांक्षा शेष रह जाती है तो उसे अधूरा वाक्य माना जाता है। और अब बात करेंगे निकटता की, कि निकटता होनी चाहिए कि ना होनी चाहिए। निकटता का मतलब वाक्य के पदों के बीच निश्चित दूरी होनी चाहिए। क्या? निश्चित दूरी। अब निश्चित दूरी का मतलब गैप शब्दों में नहीं, ध्वनि में गैप। ध्वनि में एक निश्चित वो होना चाहिए, निश्चित दूरी होनी चाहिए। जैसे हम कहें वाक्य को, क्या कहें, मैं आज अलीगढ़ और कल बोलूं, कल क्या बोलें, जाऊंगा। तो इसका तो कोई अर्थ नहीं हुआ, दूरी बहुत हो गई, ध्वनि में दूरी बहुत हो गई। मैंने आज बोला मैं अलीगढ़ जाऊंगा, कब जाऊंगा, यानी जाऊंगा। कब बोला जाए, कल, आने वाली कल में बोला जाए तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं निकला। मैंने आज बोला मैं अलीगढ़ और कल बोलूँ जाऊंगा, तो इसमें दूरी बहुत ज़्यादा हो गई। यानी इसको हम ऐसे बोलते, कैसे, मैं अलीगढ़ जाऊंगा, तो ये निश्चित दूरी हुई ध्वनि में, ये होनी चाहिए। अब पदक्रम, बात करें पदक्रम की। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का उचित क्रम होना चाहिए। उचित क्रम यानी क्रमबद्ध तरीके से शब्दों को चयनित किया जाना चाहिए वाक्य में। जैसे माना मैंने लिख दिया पिएगा प्रदीप पानी अब, इसका क्या मतलब हुआ? ये कोई क्रमबद्ध तरीके से थोड़ी नहीं है। हाँ, मैं लिखता प्रदीप अब पानी पिएगा, इसका तो अर्थ निकल रहा है। तो ये यानी क्रमबद्ध तरीके से होने चाहिए। अब बात करते हैं आगे। इतनी बात अच्छे से समझ में आई होगी। अब बताएं आपको वाक्य के अंग। वाक्य के अंग दो होते हैं। कौन से? उद्देश्य यानी कर्ता, विधेय यानी क्रिया। बात करेंगे उद्देश्य पर। वाक्य के अंग कितने होते हैं? दो। उद्देश्य यानी कर्ता, विधेय यानी क्रिया। उद्देश्य क्या होता है? कर्ता क्या? जिसके लिए कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य या कर्ता कहा जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में राम पुस्तक पढ़ता है, यानी मैं कह रहा हूँ राम के लिए, क्या कह रहा हूँ राम के लिए, कि राम पुस्तक पढ़ता है। क्या? पुस्तक पढ़ता है। तो इसमें जो उद्देश्य है क्या है? राम है। राम क्या पढ़ता? पुस्तक। मैंने कही राम पुस्तक पढ़ता है, तो जिसके लिए कही, किसके लिए कही? राम के लिए कही। जैसे राम उद्देश्य है, यहाँ बता दिया राम क्या? उद्देश्य। अब बात करेंगे विधेय, एक क्रिया। उद्देश्य के विषय में, यानी हमने जिसके विषय में कही बात, वो क्या था? कर्ता, उद्देश्य। उद्देश्य के विषय में कुछ जो कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। राम पुस्तक पढ़ता है, तो पुस्तक पढ़ता है, क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। तो ये क्या हुआ? विधेय। इस वाक्य में पुस्तक पढ़ता है क्या है? विधेय। और जिसके लिए कही गई कि राम पुस्तक पढ़ता है, राम के लिए कही गई बात, तो वो क्या? उद्देश्य कर्ता। अब बात करें वाक्य के प्रकार। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? वाक्य यहाँ दो प्रकार के होंगे। रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर यहाँ दो प्रकार के होते हैं। बात करें रचना के आधार पर, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं।
अर्थ के आधार पर कितने होते हैं? अर्थ के आधार पर हम कहेंगे 8 प्रकार के होते हैं। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य और आज्ञावाचक और इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक और विस्मयादिवाचक। ये कितने? 8 प्रकार के। किसके? अर्थ के आधार पर। और रचना के आधार पर कितने प्रकार के थे? 3 प्रकार के, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। बात करें पहले रचना के आधार पर। किसके? रचना के आधार पर बात करेंगे। रचना के सरल वाक्य कौन से होते हैं? तो नंबर 1 सरल वाक्य। सरल वाक्य कौन से होते हैं? जिस वाक्य में केवल एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। यानी एक उद्देश्य यानी कर्ता और एक क्या हो? क्रिया हो, तो वो क्या है? एक कर्ता एक क्रिया हो तो क्या कहेंगे? उन्हें सरल वाक्य कहेंगे उसे। उदाहरण के तौर पर बता देते हैं, उदाहरण के माध्यम से। यहाँ उदाहरण दे रखा है, अनुज पुस्तक पढ़ता है, तो कर्ता यहाँ एक है, अनुज पढ़ता है, क्या है? क्रिया एक है। क्रिया एक यानी विधेय एक और उद्देश्य एक। उद्देश्य और विधेय एक, तो ये कौन सा वाक्य कहलाएगा? ये कहलाएगा सरल वाक्य। जैसे यदि वाक्य में कर्ता एक से अधिक हो, यदि वाक्य में कर्ता एक से अधिक हो और उनकी क्रिया एक हो तो गणना केवल एक उद्देश्य के रूप में होगी। यदि कर्ता एक से अधिक, जैसे राम, लखन, और गोपाल खेलते हैं, तो राम भी हुआ, लखन भी हुआ और गोपाल भी हुआ और क्रिया क्या है? एक है, खेलना। तो ये एक ही कर्ता माना जाएगा, एक ही, क्योंकि यहाँ एक क्रिया है। इसमें कही गई है यदि वाक्य में कर्ता एक से अधिक हो और उनकी क्रिया एक हो तो गणना केवल एक उद्देश्य के रूप में, यानी कर्ता एक उद्देश्य के रूप में। इसका उद्देश्य क्या है? ये एक ही है उद्देश्य। राम, लखन और गोपाल एक में ही आएंगे। जैसे हमने उदाहरण बताया और हमने यहाँ दे भी रखा है, राम, अनुज और दीपक क्रिकेट खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्रिकेट खेल रहे हैं। तो यहाँ क्या है? विधेय क्या है? एक है। और यहाँ कर्ता कितने हैं? 3 हैं। परंतु ये 3 न मान करके एक मानेंगे, क्योंकि क्रिया क्या है? कितनी है यहाँ? एक। क्रिया कितनी है? एक। तो उद्देश्य क्या होगा? एक। उद्देश्य भी क्या होगा? एक। दोस्तों, ये हुई आज की क्लास कंप्लीट। दूसरी क्लास में हम आपको, आज हमने यहाँ सरल वाक्य के बारे में बता दिया है। हम दूसरी वीडियो में संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य के बारे में बताएंगे। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और इनको पहचानना आना चाहिए। और हम ऐसी सरल भाषा में आपको समझाएंगे और आपको ये संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य पहचानने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी आगे चल के। तो दूसरी वीडियो को भी देखना ना भूलें। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को, हिंदी विद निराला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम इसी प्रकार आपके लिए निरंतर वीडियो लाते रहें। तो सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।